हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन के अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट आर्टिकल है वो देखते हैं। पहले देखिए पेज नंबर 4 में इन पार्लियामेंट पेज में एक जानकारी दिया है। सिंस देखिए अपोजिशन ने नो ट्रस्ट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया और स्पीकर ने अलाउ कर दिया है, तो अपोजिशन इस बात पर आंदोलन कर रही है कि नो ट्रस्ट मोशन अलाउ होने के बाद जब तक उस पर डिस्कशन नहीं होता तब तक कोई भी इंपॉर्टेंट बिल या रूल्स डिस्कशन नहीं हो सकता। ये प्रोबेटी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। ये बात यहाँ हाईलाइट किया है। अब देखिए नो ट्रस्ट मोशन सिंस काफी टाइम बाद न्यूज में आया है, तो कल भी मैंने बोला था ये इंडियन पॉलिटी के हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी रेलिवेंट बनता है। नो ट्रस्ट मोशन का क्या प्रोविजन है, इसको गवर्नमेंट कैसे अलाउ करती है और उसके क्या प्रोविजंस है, ये अगर अलाउ हो गया तो इसका क्या क्या प्रोविजंस मेंटेन करने हैं, इसका आपको हल्का मेंटल सेंस होना चाहिए। उसमें वन ऑफ द पॉइंट इज दैट कि कोई भी इंपॉर्टेंट बिल या इशू डिस्कस नहीं हो सकता, पॉलिसी मैटर डिस्कस नहीं हो सकता, सब्सटैंशियल मोशन नहीं लाया जा सकता अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो। फिर अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। उन्होंने बताया कि इंडिया का इमेज ओवरसीज काफी इंटरेस्टिंग हो गया। इंडिया को एक वॉइस की तरह माना जाता है पीस और सिक्योरिटी का। लोग डिपेंड करते हैं इंडिया पे, लोग भरोसा करते हैं इंडिया पे एज अ गुड इफेक्टिव एंड क्रेडिबल डेवलपमेंट पार्टनर। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट है, ये एज सच ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये किस कंटेक्स्ट में बोला, इन्होंने क्या कथा कहानी दिया, वो पॉलिटिकल बात है, पर ये कंटेक्चुअल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इसको कोट कर सकते हो कहाँ पे, आप इसको अपने ऐसे पे कोट कर सकते हो। पैरेलली आपने कोई ऐसा आंसर लिखा इंटरनेशनल रिलेशन में जहाँ पे आप कंक्लूड करना चाहते हो, तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। अब राज्यसभा में कल सिनेमेटोग्राफर बिल पास हो गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी है और गवर्नमेंट ने बोला कि ये पायरेसी को कर्व करने में हेल्प करेगा। आप चाहो तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो उसको, पर एक्सप्लेन पेज में उसका एक आर्टिकल है, तो मैं एक्सप्लेन पेज आपके संग शेयर कर दूंगा आज का, उसको आप एक्सेस वहां पे कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज में है। इसमें एक चीज बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो टेनर है उसको टेम्परली एक्सटेंड कर दिया अप टू सितंबर 15 इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये किस बेसिस पे आया है? क्योंकि देखा कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है इंडिया के ऊपर। सिंस एनफोर्समेंट डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल है फॉर मैनेजिंग करप्शन इन इंडिया, जितने भी करप्शन केसेस है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर उनको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनका रेल को चेंज करने के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। इसमें दो बात जानकारी का होना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और टेनर क्या होता है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है स्टेटमेंट, और सेकंड एफएटीएफ क्या होता है, इसका क्या रोल है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए ये आर्टिकल ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसमें भादोही, उत्तर प्रदेश में एक जगह है भादोही, वहाँ के आर्टिसंस, कारपेट आर्टिसंस बहुत ही पॉपुलर है। भादोही को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो कारपेट्स हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। इस कंटेक्स्ट में भादोही कारपेट्स या भादोही एज अ सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और सिग्निफिकेंस का ये है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो भी कारपेट्स बिछ रहे, ये यही आर्टिसंस बना रहे हैं। इस कारण से प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट बनना बिल्कुल नेचुरल है, तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ताना का बारे में बताया कि ताना एक कॉटन थ्रेड होता है जिसको स्ट्रेच किया जाता है टॉट से, और ना वुडन लूम दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द कारपेट, जो कारपेट का फाउंडेशनल बेस बनता है। ये एडिशनल जानकारी आप रख सकते हो एक टर्म के बारे में। अब इस आर्टिकल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। 2013 में पास किया गया था इस एक्ट को, तो ये जानकारी आपको रहे तो बेस्ट है। इफ नॉट देन एटलीस्ट यू शुड नो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंतर्गत इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 80.11 करोड़ बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें क्या है, जो 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने 100% बेनिफिशियरीज अभी तक आइडेंटिफाई कर ली है, बट 21 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की। तो अगर वो ठीक से आइडेंटिफाई करे, अपने 100% बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करे, तो 1.24 मोर करोड़, तो 1.24 करोड़ बेनिफिशियरीज और जुड़ जाएंगे स्कीम के अंदर जिनको इनका फायदा मिल सकता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बात किया कि जिसके थ्रू उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी दिया गया है। ये जो एक्ट है इसके अंदर 75% लगभग रूरल पॉपुलेशन एंड 50% लगभग अर्बन पॉपुलेशन कवर हो जाते हैं सेंसस 2011 के फिगर्स के अनुसार। एट द सेम टाइम इसमें ये भी बताया गया, ये स्कीम जो है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम स्टार्ट किया गया था। इसमें जो बेनिफिशियरीज है उनको फूड ग्रेन्स दिया जाता है एट सब्सिडाइज रेट्स। ये स्कीम क्या है, लोगों को फूड ग्रेन देता है सब्सिडाइज रेट पे। राइस का 3 रुपीज पर केजी, व्हीट का 2 रुपीज पर केजी और न्यूट्रिया सीरियल्स का 1 रुपीज पर केजी। लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे या फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि इसको फ्री कॉस्ट पे लोगों को प्रोवाइड किया जाए। सेक्शन 3(1) ऑफ एनएफएसए जो है वो डिटेल करता है पूरे स्कीम को। उसमें ये बताया गया है कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स है जिनको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, उनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन मिलेगा पर मंथ एट सब्सिडाइज प्राइसेस।
स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। ये शेड्यूल 1 में प्राइसेस दिया जाता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन कवर होती है। उसके अलावा कुछ हाउस होल्ड जो है, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आती है, उनको उस एक्सटेंट तक स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, उस एक्सटेंट तक इस स्टेट में उनको 35 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा पर हाउस पर मंथ एट द प्राइसेस स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 पर जो प्राइसेस मेंशन किया जाएगा उसके अंदर अभी वो प्राइसेस है 3 रुपीज पर केजी, एंड वीट है 2 रुपीज पर केजी, एंड न्यूट्रासीयल 1 रुपीज पर केजी। ये टोटल जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है जानकारी लेना एनएफएसए के अंदर, बिकॉज एनएफएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए फूड ग्रेन्स का दाम ग्लोबली बढ़ रहा है, तो उसमें एनएफएसए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज में आता है, ये मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें दो एक ही आर्टिकल मेनली पढ़ना आपको कि सिनेमेटोग्राफर बिल जो पास हुआ राज्यसभा में, उसका प्रोविजंस क्या क्या है, पूरा डिटेल दिया हुआ अच्छे से। इसको आप रीड कर लीजिएगा कंप्लीटली, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड, आप एक और चीज ये पढ़ सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी की जो फाइटिंग हो रहा है ओवर हाई स्टेक्स बैटल ओवर डीईआरसी चेयरमैन पोस्ट। डीईआरसी मींस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है डीईआरसी। अब उनके जो पोजीशन के ऊपर चेयरमैन का पोस्ट है, उसके ऊपर इनमें स्टेक चल रहा है कि कौन डिसाइड करेगा। तो ये आप पढ़ सकते हो। एज सच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक तो कॉमन फाइट है कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है, रन कर सकता है विद लेजिस्लेचर। उसके ऊपर ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रेजेंट करता है। तो इसमें एक पॉइंट की तरह ये वाला आर्टिकल से आप डिराइव करके लिख सकते हो, नथिंग इंपॉर्टेंट। फिर इकोनॉमिक पेज में आते हैं। इकोनॉमिक पेज में क्या है देखिए, समझने लायक बातें बहुत सारी है। एक बात है इकोनॉमिक सेंसस की। इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, इसका आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए पहले, फर्स्ट थिंग। अब पार्लियामेंट्री पैनल है, कौन सी पार्लियामेंट्री पैनल है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। इसने पॉइंट आउट किया कि मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसने डिले किया है इकोनॉमिक सेंसस पे रिलीज करने में। क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि स्टेट्स का अप्रूवल लिया जाता है। 13 स्टेट्स अभी तक खाली अप्रूवल दे चुकी है अपने प्रोविजनल रिजल्ट्स का, क्योंकि जो रिजल्ट्स मॉस्पी ने निकाला है उसको स्टेट्स को पहले भेजती है कि आप लोग अप्रूव कीजिए कि आपको रिजल्ट सही लग रहा है, जच रहा है, उसके बाद ही उसको रिलीज किया जा सकता है उनका व्यू लेके। तो अभी तक सिर्फ 13 स्टेट्स अपना अपना एसेंट दे चुके हैं इस चीज पे, तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं दी, इसमें मॉस्पी का स्लो वर्क चल रहा है। इस पे पैनल ने आवाज उठाया और बोला इसको जल्द से निपटाया जाए। तो ये हो गया मुद्दा। और समझने लगे इंपॉर्टेंट बात, क्या एग्जाम के लिए क्या पूछ सकता है कि मॉस्पी क्या है। फर्स्ट, मॉस्पी का फंक्शन क्या है, एनी टाइम पूछा जा सकता है। सेकंड, इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए, कौन कंडक्ट कराता है, ये कौन सा इकोनॉमिक सेंसस है। 7th इकोनॉमिक सेंसस है, 2019 में इशू हुआ था, कंप्लीट भी हो गया था मार्च 2021 पे। ये सब डेटा बहुत रिलेवेंट है। देखिए इकोनॉमिक सेंसस क्यों रिलेवेंट है, बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, नॉट ओनली टू गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू बिजनेसेस। इसलिए ऐसे रिपोर्ट्स को डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियलिटीज चेंज होती रहती है ना टाइम टू टाइम। अभी तक नया रिपोर्ट भी आ जाना चाहिए, वैसा बात है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि हाउस पैनल ने यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि एप्पल और गूगल जो प्ले स्टोर है उनका, अपना अपना ऐप स्टोर प्ले स्टोर है, उसमें जो भी वो ऐप लिस्ट करते हैं उनका मेटा डेटा, यानी कि इंक्लूडिंग ओरिजिन ऑफ एप्स, डेवलपर्स का आइडेंटिटी, ओनरशिप, ये सब जानकारी जो है शेयर किया जाए गवर्नमेंट के संग, ताकि गवर्नमेंट फाइनेंशियल फ्रॉड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको नलीफाई या मिनिमाइज कर सके। क्योंकि साइबर क्राइम का दुनिया में साइबर क्राइम भर के बढ़ गया है मार्केट के अंदर, तो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत तरह के होने लगे हैं। उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड का डेटा भी शेयर गिवन है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि सर्ट इन, जो इंडिया का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है फॉर नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी साइबर क्राइम होता है उसके लिए, उसने 13 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं इन 2022 अलोन। जस्ट इमेजिन, लगभग 1.5 करोड़ साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया के अंदर। उसमें फाइनेंशियल क्राइम्स की जो संख्या है 2020 में पहले 2.62 लाख थी, अभी वो 6.94 लाख हो गया, यानी 3 गुना लगभग बढ़ गया है, लगभग 2 गुना हो गया, सॉरी। इसका मतलब लगभग 2.5 गुना साइबर क्राइम बढ़ गया है एकदम फाइनेंशियल टर्म्स। उसके अलावा 2021 में जो पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स थे वो लगभग 7 लाख थे, और अभी फाइनेंशियल 2023 में ये क्रॉस्ड हो गया 20 मिलियन को, 2 करोड़ पार कर गए ये नंबर। तो ये समझिए स्केल ऑफ साइबर क्राइम जो चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये ऐप के माध्यम से जितने भी ऑब्जर्व्ड साइबर क्राइम्स है उसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और ट्रैक करने के लिए प्रॉपर्ली, कि कोई मिसयूज ना हो गवर्नमेंट प्रोविजंस का, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। अब इसके लिए सजेस्ट भी किया गया प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी डेवलप किया जाए, तो फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स को पूरा ट्रैक करेगा इंडिया के अंदर और उसको प्रॉपर्ली टैकल करेगा। क्योंकि अभी करंट फ्रेमवर्क जो इंडिया का है इस केस में, उसमें नंबर ऑफ एजेंसी इन्वॉल्व है, तो ओवरलैपिंग फंक्शन के कारण कोई भी ठीक से काम नहीं करता और चीजें प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पा रही। अब पार्लियामेंट्री एक पैनल है जो रिकमेंड कर रहा है गवर्नमेंट को कि भाई देखिए आप एक कॉमन आईटीआर फॉर्म लाइए, क्योंकि अगर इतने सारे आईटीआर फॉर्म रहेंगे, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगे आईटीआर फिल करने में, तो जो लोग फिल करना चाहते हैं वो भी नहीं फिल करेंगे। उसको सिंप्लीफाई कीजिए ताकि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है या फिर नॉन बिजनेस टैक्स पेयर्स है वो भी इस चीज में जुड़े। सो दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में जानकारी पढ़ने लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।